नीतीश के मिशन विपक्षी एकता को मिलेगा बड़ा मंच। 12 जून को पटना में होगा महाबैठक। जानिए कौन कौन से दल होंगे शामिल और कौन नहीं। और दूसरा जो चर्चा होगा, कल यानी 28 मई को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन में दो कार्यक्रम। दिग्गजों के सहारे पीएम मोदी ने 5 दक्षिण राज्यों के सामने कैसे खींची नई लकीरें, समझे कैसे। सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बात लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता को धार देने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभियान को बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने और आगामी रोड मैप पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों के इस महाजुटान में 2 दर्जन से ज़्यादा विपक्षी दल शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान रविवार को जनता दल के 2 दिवसीय संसद सत्र को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग विपक्षी एकता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जल्द ही इसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। विपक्षी दलों की बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। तारीख 12 जून को पटना में यह बैठक होगी। उन्होंने कहा कि जब हमने महागठबंधन बनाया था तो देश के तमाम सियासी दलों ने इसका स्वागत किया था। 12 जून को प्रस्तावित इस महा बैठक में कई दलों के नेता शामिल होंगे। संयुक्त बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी दलों के जो तमाम नेता जो जुटेंगे वो होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीपीएम एनसीपी के चीफ शरद पवार, अध्यक्ष शिवसेना यूटीवी उद्धव ठाकरे, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, सीपीआई माले और डीएमके, ये तमाम इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बैठक से दूरी बना ली है। बाकी जिन विपक्षी नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है वो सभी इस महाबैठक में शामिल। जानकारी के मुताबिक सबकी सहमति से ही बैठक की तारीख और जगह तय की गई है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के चलते बैठक की तारीख में बदलाव किया गया था। बीते 1.5 महीने से नीतीश कुमार भारत भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्होंने 24 अप्रैल को नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लखनऊ जाकर यूपी के पूर्व सीएम तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इसके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश भर के विपक्षी दलों को एक तरफ पटना में बुलाने को लिए आग्रह किया था। विपक्षी पार्टियां की एकजुटता के अभियान में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। उसके बाद जनता दल यू और कांग्रेस की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगले 2-3 दिन में विपक्षी दलों की साझा बैठक के ऐलान की बात कही थी। इससे पहले मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी 144वें जयंती पर याद करते हुए उनकी तारीफ की है और कहा कि उनका बलिदान, साहस, संकल्प हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर का व्यक्तित्व शक्ति तथा उदारता का उत्सव रूप था। उनकी निडर और स्वाभिमानी प्रकृति ने गुलामी बर्दाश्त नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंडमान निकोबार दौरे को याद करते हुए कहा कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का भी जिक्र करना नहीं भूले, क्योंकि आज उनकी 100वीं जयंती है। पीएम मोदी ने कहा कि एनटी रामाराव ने अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय राजनीति और भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा का ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों का दिल जीता है। पीएम मोदी ने एनटीआर की तारीफ करते हुए कहा कि 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले एनटीआर को भगवान कृष्ण, राम ऐसी कई अन्य भूमिकाओं और अभिनय के लिए लोग आज भी याद करते हैं। मन की बात के कार्यक्रम में से इतर पीएम मोदी ने सुबह में नए संसद भवन के कार्यक्रम में एक और दिन पहले ही तमिलनाडु से आए पुजारियों का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उनके साथ पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने सेंगोल राजदंड को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधिनियमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नादस्वरम की धुनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को नए संसद भवन लेकर गए और उन्हें लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर एक विशेष स्थान पर स्थापित किया। इस दौरान कर्नाटक के सिंगोर के मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति होम अनुष्ठान भी किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रधानमंत्री ने एक ही दिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की दो महान विभूतियों वीर सावरकर और एनटी रामाराव को याद कर और उन तमिलनाडु और कर्नाटक के पुजारियों ने नए संसद भवन में पूजा प्रार्थना करवाकर दक्षिण में राजनीतिक किलेबंदी को फिर से मजबूत करने की सार्थक कोशिश की है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा मुंबई में बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं। महाराष्ट्र समेत आसपास के पड़ोस के राज्यों में सावरकर को बड़ी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में एनटीआर को आज भी लोग नहीं भूले। उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी उनके दामाद एन चंद्रबाबू नायडू संभाल रहे हैं। नायडू 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में आने की कोशिश में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा के 48, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28 सीटें हैं। यानी इन 5 राज्यों में लोकसभा के कुल 157 सांसद चुनकर आते हैं, जो कुल लोकसभा सांसदों का 30% है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण राज्यों में इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।